नमस्कार बच्चों, SBN.online स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं। इसका भाग 1 जो हमने देखा था, ये वाला भाग सेकंड नंबर का है। हमने जो भाग 1 देखा था, भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था? यूक्लिड विभाजन प्रमिका, एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, प्रमिका भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको पहले भाग 1 देखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक भाग 1 हमारा नहीं देखा है तो पहले आप भाग 1 देख लीजिए, ताकि आप वहां भाग 1 में समझ सकें यूक्लिड विभाजन प्रमिका क्या होती है। अगर आपने यूक्लिड विभाजन प्रमिका समझ ली है तो फिर हम एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में हम कौन सा सवाल करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यदि आप आरबीएससी पढ़ते हैं तो आरबीएससी में भी है सवाल। आरबीएससी में 2.1 का चौथा क्वेश्चन है। अगर आरबीएससी की किताब है तो 2.1 का चौथा क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी में कहा है? एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल करने जा रहे हैं। आपने हमारा भाग 1 देखा है? नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम कहां कर चुके हैं? भाग 1 में कर चुके हैं, भाग फर्स्ट में कर चुके हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो हम भाग 1 में कर चुके हैं। तो हम कहां से शुरुआत करेंगे? प्रश्न नंबर 2 करेंगे। और प्रश्न नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया था भाग 1 के। अगर आपने नहीं किया है तो अभी हम करेंगे, और कर लिया है तो आप मिला सकते हैं कि आपने जो किया था वो सही था या गलत था। तो आइए शुरुआत की जाए प्रश्न नंबर 2 से। पहले का दूसरा सवाल, पहले का पहला सवाल हम लोग भाग 1 में कर चुके हैं। तो आपको भाग 1 देखना पड़ेगा पहले सवाल के लिए। और यूक्लिड विभाजन प्रमिका क्या होती है वो भी आप भाग 1 में समझेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? दिया है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया है। हमें क्या दिया गया है बताइए? 196 और 38,220 हमें क्या दिया गया है? 196 और 38,220 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं? तो मैंने आपको भाग 1 में क्या बताया था? यूक्लिड विभाजन प्रमिका की क्या परिभाषा बताई थी? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करनी है, क्योंकि परीक्षा में 1 नंबर का आता भी है। यूक्लिड विभाजन प्रमिका किसे कहते हैं समझाइए। तो क्या कथन हमने बताया था? मेरे साथ साथ बोलेंगे। दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी ज्ञात होने पर दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि क्या बताया था? A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान क्या होता है? क्या बताया था हमने? R का मान A बराबर BQ प्लस R, जहां क्या होता है बताइए? R का मान B से छोटा होता है, बड़ा और बराबर किसके होता है? 0 के। और A किससे बड़ा होता है? B से। ये दो बातें हमने बताई थी और बताया था कि इसको याद रखना है। इसी की हेल्प से हम क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF। तो इसी कथन की सहायता से हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पहचानेंगे? A और B को पहचानेंगे। ठीक है, भाग 1 देख लीजिएगा। आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पूरी डिटेल से समझाया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में 3 नंबर का एक सवाल पक्का आता है। तो देखिए क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। ए बी की पहचान बताइए। 38,220 बड़ा है कि 196 बड़ा है? 38,220 बड़ा है ना, तो 38,220 बड़ा है 196 से। लिख लिया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप फर्स्ट, चरण फर्स्ट। और मैंने क्या बताया था कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? पहले हम भाग कर लेते हैं। 38,220 में भाग देना है किसका? 196 का। अब समस्या खड़ी होती है हमारे सामने कि हमें 196 का पहाड़ा तो आता ही नहीं है। अब कैसे किया जाए भाई? भाग कैसे किया जाए इतना बड़ा? तो देखिए मैंने एक तरीका बताया था। यहां कितने अंक है? 3 अंक। कितने अंक है यहां पर? 3 अंक। तो अंदर भी हम कितने अंक लेंगे? 3 अंक। अंदर भी कितने अंक लेंगे? 3 अंक। देखो
196 छोटा है और ये बड़ा है, यानी भाग जा रहा है। 4 अंक लेने की हमें जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, यहां से पहला अंक छुपाओ और यहां से पहला अंक छुपाओ। दोनों का पहला पहला अंक छुपा लिया। तो बताइए 19 के पहाड़े में 38 कब आएगा? 19 के पहाड़े में 38 कब आएगा? 2 बार में आता है ना, 19 से कम 19, 19 दूना 38। तो करके देखते हैं, 196 गुणा 2, 6 दूनी 12 की 2, 1 लगी हासिल, 9 दूनी 18 और 1, 19 की 9, 1 लगी हासिल, 2 एकम 2 और 1 3। कितना आ गया हमारे पास? 392। और यहां कितना था? 382। तो बड़ी संख्या आ गई, यानी 2 बार भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब कितनी बार जा रहा है भाग? 1 बार। कितनी बार भाग जा रहा है? 1 बार। तो हमें पता लग गया 196 एकम 196। तो घटाइए, घटाने पे कितना आएगा? हासिल लेनी पड़ेगी, 12 में से 6 गए तो 6, और यहां कितना हो गया? 7। फिर एक हासिल लेगा 17, 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 8, और 3 ने एक हासिल दिया था तो कितना हो गया यहां पर? 2, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। ठीक है, अगली संख्या लिख लेंगे। अब कितना हो गया? 2। अब फिर आपको पहाड़ा बोलना पड़ेगा भाग देने के लिए। तो अब बार बार वही तरीका, यहां 3 अंक, यहां 3 अंक, तो वैसे ही नहीं जा रहा है, शेषफल है 4 अंक। तो इसमें 1 अंक छुपाइए पीछे से, और इसमें भी 1 अंक छुपाइए पीछे से। 19 और यहां पे कितना? 186। 19 और यहां कितना है? 186। आ रही बात समझ में? तो बताइए 19 के पहाड़े में 186 कब आता है? 19 जाएगा तो 190 होता है, तो 190 तो इसके बहुत पास, यानी लगभग 9 बार जा रहा है। एक आइडिया लग गया। तो 196 गुणा 9, तो 9 का पहाड़ा 6 बार बोलिए, कितना आ गया हमारे पास? 9 पंच 45, 9 छक्की कितना हो गया? 54 की 4। हासिल कितनी लगी? 5। 9 नाम 81 और 5 86 की 6, कितना हो गया हमारे पास? हासिल कितनी लगी? 8। 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया हमारे पास? 17। तो कितना आ गया हमारे पास? 1764। तो 1764 ले लेंगे, 1764 घटा देंगे, घटाइए, 12 हासिल लेगा, 12, 12 में से 4 गए, कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, कितनी बार गया वो यहां लिख देंगे 9। ठीक है, इसने एक हासिल दी थी, यहां कितना हो गया था? 5। 15 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, और इसने एक हासिल दी थी, 7 में 7 गया, 0 0। अगली संख्या लिख लेंगे हम। अगली संख्या कितनी है हमारे पास? 0। अब फिर वही तरीका, हमारा अंदाजा लगाएंगे कितनी बार जाएगा। 1 अंक यहां से छुपाएंगे, 1 अंक यहां से छुपाएंगे। 19 के पहाड़े में 98 कब आता है? 19 पंचे कितना होता है? 95। 19 पंचे कितना होता है? 95, 5 बार। तो 196 गुणा 5, 6 पंचे 30 की 0, हासिल लगी 3। ठीक है, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, उधर हो सकता है, थोड़ा इधर लिखते हैं, इसको यहां कर लेते हैं। 196 गुणा 5, 6 पंचे 30 की 0, हासिल लगी 3, और 9 पंचे 45, 45 और 3 कितना हो गया हमारे पास? 48, हासिल लगी 4। 5 एक 5 4 9, कितना आ गया? 980। और 5 बार भाग जाने का अंदाजा कैसे लगा था? 1 अंक यहां से छुपाया, 1 यहां से छुपाया। 19 पंचे 95, तो करीब है ना 95 98। तो 5 बार करके देखा तो कितना आ गया? 980। शेषफल कितना आ गया? 0। ये लीजिए, तो एक चरण में ही हो गया। अच्छी बात है ना, इसमें आगे करना है। देखो शेषफल 0 आ गया। मैंने कल सिखाया था भाग 1 में, हमने सीखा था ये क्या होगा हमारा? ए होगा। 196 हमारा क्या होगा? बी होगा। 195 हमारा क्या होगा? क्यू होगा। और जो शेषफल बचा वो हमारा क्या होगा? आर होगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या बनेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना हमारा? 38,220 बराबर, और मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था, बिल्कुल याद रखना है, बी क्यू। बी क्या आएगा? पहले, क्यू का आएगा बाद में। हमेशा ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। बी क्यू, बी हमेशा कहां आएगा? पहले आएगा। कहां आएगा? पहले। और क्यू कहां आएगा? बाद में। क्यू कहां पर आएगा? बाद में। बी क्यू, बी कितना है हमारा? देख के बताइए, बी कितना है? 196 गुणा क्यू, क्यू कितना है हमारा? 195 प्लस आर। आर हमारा शेषफल कितना है? 0। आर हमारा शेषफल कितना है? 0। और मैंने कल भी बताया था, शेषफल 0 आते ही अंतिम भाजक यानी कि बी जो होता है वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ। अतः क्या हो गया? अतः एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 196। आंसर
ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। तो था ना कितना सरल। और इधर रफ कार्य करेंगे, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया था, इसको मिटा देंगे इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो गया, साइड में किया जाने वाला रफ कार्य हो गया। तो आपका एनसीईआरटी 1.1 में पहले का पहला जो था हम भाग 1 में कर चुके हैं, पहले का दूसरा सवाल हमने कर दिया है। अब हम कौन सा करेंगे, पहले का तीसरा सवाल करेंगे। पहले का तीसरा सवाल, पहले का पहला भाग 1 में हम कर चुके हैं, दूसरा अभी अभी हमने किया, तीसरा सवाल हम करने जा रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है, दिया है। हम लोगों को क्या दिया गया है वो लिखेंगे सबसे पहले 867 और 255, 867 और 255, 867 और 255। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का पता लगाते हैं ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है बताइए। ए बड़ा होता है, बी छोटा है। यहां पर क्या है 167 बड़ा है किससे, 255 से। फिर क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट, चरण फर्स्ट। और चरण फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो चलो सबसे पहले भाग कर लेते हैं। 867 में भाग देना है किसका, 255 का। और फिर वही समस्या आई हमारे पास, क्या समस्या आई बताइए। 255 का पहाड़ा तो हमें आता ही नहीं है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए 25 तक 30 तक पहाड़े तो आपको याद करने पड़े। अगर आप 10th क्लास में हैं तो 2 से लेकर के 30 तक आप याद कर लीजिए बस। किसी को 30 तक नहीं होते हैं तो 20 तक तो एटलीस्ट करना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 30 तक मैं मान के चलता हूं कि आपको पहाड़े याद है। चलिए करते हैं। 3 अंक, 3 अंक बहुत ही सरल। 1 अंक यहां से छुपाओ, 1 अंक यहां से छुपाओ। बताओ कितना बचा, 25 और यहां कितना बचा 86। तो 25 के पहाड़े में 86 कब आता है, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, तो 100 तो ज्यादा हो गया। तो 25 तिया 75, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। 5 तिया 15 की 5, 1 हासिल, 5 तिया 15 और 1 16 की 6, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7। घटा दीजिए, घटाने पे कितना बचेगा हमारे पास, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 घटाएंगे कितना बचा 1। कितना आ गया हमारे पास, 102 आ गया। कितना आ गया, 102 आ गया। तो ये हमारा क्या होता है Q, ये हमारा क्या होता है R, और ये हमारा क्या होता है B, और अंदर वाला हमारा क्या होता है A। कल मैंने समझाया था ना आपको, अभी थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में भी किया था। तो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत ही सरल है। A B Q R बहुत सरल है। अब यू स्टेप फर्स्ट क्या होती है, A बराबर B Q प्लस R। A कितना है हमारा 867 बराबर B कितना है 255, सॉरी गुणा Q कितना है 3 प्लस R कितना है, शेषफल कितना है 102। हमें शेषफल 0 मिला क्या, शेषफल 0 नहीं मिला, यानी कि सवाल अभी आगे और होगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और लगेगी। तो स्टेप सेकंड क्या कहती है, देखिए स्टेप सेकंड कहती है, मैंने कल भी बताया था, आर का भाग किस में लगाते हैं, बी में। अगले चरण में जब जाते हैं हम लोग, तो मैंने क्या बताया था आपको, आर का भाग किस में लगाते हैं, बी में लगाते हैं। तो चलो भाग लगाते हैं। 102 का भाग देना है 255 में देना है। और फिर वही बात, 102 का पहाड़ा नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल। 1 अंक यहां से छुपाओ, 1 अंक यहां से छुपाओ। 10 के पहाड़े में 25 कब आता है, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30। तो 30 तो क्या हो गया 25 से ज्यादा, यानी कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 2 दूनी 4, 2 गुना 0 0, 2 एकम 2। घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 गया 5। तो कितना आ गया हमारे पास 51। पहचान करना आपको सिखाया था मैंने। ये क्या है हमारा 102 हमारा क्या है बी, 255 क्या है हमारा ए, ये 2 क्या है हमारा क्यू, और 51 क्या है हमारा आर। तो लिख देंगे यहां पर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है हमारा 255, ए क्या है हमारा 255 बराबर
बराबर बी, बी कितना है हमारा 200, सॉरी बी हमारा कितना है 102 गुणा क्यू कितना है 2 प्लस आर, आर कितना है शेषफल कितना है 51। तो शेषफल हमें 0 मिला क्या? शेषफल 0 नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और लगानी पड़ेगी। तो क्या बनेगा हमारे पास? स्टेप थर्ड। क्या बनेगा हमारे पास? स्टेप थर्ड बनेगी। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे बताइए? मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, आर का भाग किस में देते हैं? बी में देते हैं। यहां दिख रहा है आपको, तो यहीं कर लेते हैं, ठीक है। 51 का भाग किस में देना? हमें 102 में देना है। तो भाग दे दीजिए 51 का 102 में। 51 एकम 51, 51 दूना 102। शेषफल कितना आ गया? 0। पहचान आपको आती है। 51 हमारा क्या है? बी। 102 क्या है हमारा? ए। ये 2 क्या है हमारा? क्यू। और नीचे जो बचा वो हमारा क्या है? आर। तो फिर से लिख देंगे, स्टेप थर्ड लिख देंगे। क्या हो जाएगी? ए बराबर यानी 102 बराबर क्या लिखेंगे? 102 बराबर बी। बी मतलब कितना हो गया? 51 गुणा क्यू। क्यू कितना हो गया हमारे पास? 2 प्लस शेषफल आर। शेषफल आर कितना है हमारे पास? 0। शेषफल आर कितना हमारे पास? 0। तो बताइए शेषफल हमें 0 मिला क्या? मिल गया ना शेषफल 0। तो फिर क्या करेंगे? सवाल यही खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अतः HCF बराबर, और मैंने आपको बताया था जब भी हमें शेषफल R बराबर 0 मिलता है, अंतिम भाजक यानी अंतिम B हमारा क्या होता है? HCF। तो अंतिम B हमारा यानी कि क्या है हमारा अंतिम भाजक? 51। ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। तो आई बात आप लोगों को समझ में किस प्रकार करना है। ये हमारा रफ कार्य हो गया। जब भी अगले चरण में जाते हैं तो आर का भाग बी में देते हैं। ए क्या होता है? बी क्या होता है? क्यू क्या होता है? आर क्या होता है? मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो कि भाग 1 में थी बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ भी बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की। तो यहाँ ध्यान रखना होता है, गलती आप लोग कहाँ करते हैं? हमेशा बी पहले आएगा और क्यू बाद में आएगा। अगर आपने क्रम बदल दिया, क्यू पहले लिख दिया, बी बाद में लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है? हमेशा बी को पहले लिखना है, क्यू को बाद में लिखना है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? HCF कितना आ गया? 51। यानी कि आप लोगों का NCERT 1.1 में पहला सवाल कंप्लीट होता है। पहला सवाल कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे इसका प्रश्न क्रमांक नंबर 2। तो हम देखेंगे NCERT में 1.1 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। अगर आप आरबीएससी के हैं तो आरबीएससी में 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है और एनसीईआरटी में 1.1 का दूसरा सवाल है। तो अब हम दूसरा सवाल शुरू करते हैं। देखिए, इसको करने के लिए 2 बातें समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, आपने जो अभी तक पढ़ी थी, बार बार मैं बोलता हूं BQ, मैं बार बार एक बात को रिपीट करता हूं। क्या बोलता हूं? BQ। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर 6Q। क्या लिखा हुआ है? 6Q। तो बताइए क्या समझ में आता है हमें? क्या समझ में आता है? यानी कि B बराबर कितना है? 6। B बराबर कितना है हमारे पास? 6। और अगर B बराबर 6 है तो मैंने कल आपको लिखना सिखाया था, भाग 1 में क्या लिखना सिखाया था? B 6 है तो R का मान कहां तक होगा? R का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। R का मान क्या होता है? B के मान से 1 कम। R का मान कितना होता है? B के मान से 1 कम। तो देखिए कैसे करेंगे इसका हल, दूसरे सवाल का हल। दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है? माना B बराबर 6। माना B बराबर 6। हमें कैसे पता लगा B बराबर 6 है? क्योंकि देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है? 6Q। क्या लिखा हुआ है? 6Q। तो Q के पहले 6 है और Q के पहले क्या होता है? B। यानी B बराबर कितना हो गया? 6। तो फिर क्या होगा? तो R के संभव मान, R के क्या क्या मान संभव हो सकते हैं?
आर के संभव मान बराबर, आर के क्या क्या मान हो सकते हैं हमारे पास, उनको हम लिखेंगे। क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 भी हो सकता है। तो कितना हो गया 5, क्योंकि आर का मान कितना होता है, हमेशा बी के मान से 1 कम होता है। तो संख्या कैसे बनेगी, तो बनने वाली संख्याएं, तो बनने वाली संख्याएं क्या क्या होंगी वो देखिए। संख्याएं क्या क्या बनेगी, a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, और a क्या होता है, हमारी एक संख्या होती है, एवं a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो देखो कैसे बनेगा, b का मान कितना है 6, q प्लस r कितना है, सबसे पहले लेंगे 0, कोमा, फिर क्या लेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, फिर कितना लेंगे, कोमा 6q प्लस 2, फिर कितना लेंगे हम 6q प्लस 3, फिर कितना लेंगे हम, नीचे लिख लेते हैं, अच्छा दिख रहा है आपको है ना, नीचे लिख लेते हैं, चलो छोड़ो, 6q प्लस 4, अगला कितना होगा 6q प्लस 5। तो ये संख्या बनेगी। संख्या कैसे बनी, b का मान 6 था, तो 6 के साथ में क्या होता है, बी क्यू, b का मान 6 और q 6q बन गया। बदलता किसका मान है, r का मान बदलता है, b हमारा फिक्स है। तो r का मान एक बार 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, तो ये संख्याएं बन गई 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। चलिए यहां तक संख्या बनाना आपको समझ में आ गया। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, मैं कहीं पे लिखूं 5 प्लस 0, तो इसका मतलब 5 ही है ना, कुछ और मतलब है क्या, बताइए। मैंने कहीं पे लिखा 5 प्लस 0, तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी अगर मैं इस 0 को हटा दूं, अगर मैं इस प्लस 0 को हटा दूं, तो संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना कोई फर्क। कहीं पे लिखा हुआ है 6 प्लस 0 या 0 प्लस 6 लिखा हुआ है, मान लीजिए 0 प्लस 6 बराबर भी क्या होगा, 6 होगा। 0 जोड़ में हो तो उसको हटाने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 को मैं जोड़ूं या फिर ना जोड़ूं, 6 का 6 रहेगा, 5 का 5 रहेगा। तो यहां एक चीज समझने वाली है, बताइए ध्यान दीजिएगा, 6q प्लस 0, क्या लिखा हुआ है 6q प्लस 0, तो इस 0 का कोई मतलब है क्या, 0 हटा सकते हैं ना, तो 0 को हटाएंगे तो केवल क्या बनेगा 6q बनेगा, प्लस 0 का कोई मतलब है नहीं। आपके जेब में 5 रुपए हैं, या मान लीजिए आपकी जेब में 5 रुपए, मैंने आपको 0 रुपए दिए, तो अब आपकी जेब में कितने रुपए हैं, 0 ही 5 ही रुपए है ना, 0 देने से कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। फिर मैं एक लाइन लिखूंगा, मुझे क्या सिद्ध करना है वो समझिएगा, मुझे सिद्ध करना है विषम, मुझे क्या सिद्ध करना है, विषम सिद्ध करना है। तो दो बातें होती हैं, क्या होती है, एक तो होती है सम और एक क्या होती है विषम। मुझे दो बातें होती हैं और मुझे सिद्ध क्या करना है, विषम, और दो बातें होती है, अगर विषम है तो सम भी होगा। तो हमें अब ये कैसा पता चले कौन सा सम है और कौन सा विषम है, तो पहले हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या सम है, फिर उसके बाद हम क्या पता करेंगे कौन सी संख्या विषम है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, यहां Q के प्रत्येक मान के लिए, यहां Q के प्रत्येक मान के लिए 6Q प्लस 0। तो बताइए प्लस 0 लिखना जरूरी है क्या, प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, क्योंकि प्लस 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, यहां Q के प्रत्येक मान के लिए 6Q खाली स्थान है, ये क्या कर दिया हमने यहां पर, खाली स्थान। अब पहला काम हमें ये पता होना चाहिए, जो 6Q है ये कैसा है, 6Q सम है कि 6Q विषम है। तो पहले हमारा जो काम करना है, हमें किस पे करना है, 6Q पर, 6Q सम होगा या फिर 6Q विषम होगा। तो देखिए 6Q के बारे में हम काम करते हैं। पहले
संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं ले ली, कोई सी भी संख्या ले ली। इसमें कुछ संख्याएं सम है और कुछ संख्याएं विषम है। जैसे 1 3 5 क्या है, विषम। 2 4 6 क्या है, सम। चलो करते हैं 6 क्यू मतलब 1, 6 क्यू मतलब 2, 6 क्यू मतलब 3, 6 क्यू मतलब 4, 6 क्यू मतलब 5, 6 क्यू मतलब 6। चलो क्या मान आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 6 छिंग 36। ये कैसा है, 6 कैसा है, सम। 12 कैसा है, सम। 18 भी कैसा है, सम। और 24 कैसा है, ये भी कैसा है, सम। 30 कैसा है, सम। 36 कैसा है, सम। अच्छा ठीक है, क्यू का मान हमने सम भी लिया विषम भी लिया। क्यू का मान कैसा भी लो, सम लो या विषम लो, उत्तर हमेशा कैसा आने वाला है, सम। यानी इससे हमें एक बात पता चलती है, 6Q कैसा हो गया, सम हो गया। 6Q कैसा हो गया, सम, क्योंकि Q के मान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 6Q हमेशा कैसा है, सम। देखिए Q हमने लिया 1, Q हमने क्या लिया, 1 कैसा होता है, विषम है ना, एक विषम है, ठीक है। और इस सम से गुणा किया तो 6 एकम 6, उत्तर कैसा आया, सम। यानी Q विषम है तो भी आंसर कैसा आया, सम। Q लिया मान लो 2, Q हमने कितना लिया, 2, तो 6 दूनी 12, Q सम है, उत्तर कैसा आया, सम। यानी Q जो हमारा है, चाहे विषम हो चाहे सम हो, उत्तर हमेशा कैसा आना है, सम। तो मैंने लिखा Q के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान का मतलब समझ गए, Q की जगह आप कुछ भी लिखो, 1 2 10 50 25 50 100 1000, आपका जो मन करे वो लिखो। Q की जगह कुछ भी लिखो, 6 से गुणा करने के बाद उत्तर हमेशा कैसा आने वाला है, सम आने वाला है। यानी क्या हो गया, Q के प्रत्येक मान के लिए 6Q क्या है, सम है। 6Q क्या है, सम है। थोड़ा दूर हो गया, पास लिखते हैं, कैसा है ये, सम है। आई बात समझ में, 6Q सम कैसे है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, समझ गए हम लोग। चलो अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, सम संख्या प्लस सम संख्या, सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो उत्तर हमेशा कैसा आता है, सम संख्या आता है। कैसे आता है, सम चेक करिए। 2 कैसा है, सम। 4 कैसा है, सम। उत्तर कितना आएगा, 6, वो भी कैसा आएगा, सम। मान लीजिए हमने लिया 10 लेते हैं, 10 में हमने 12 जोड़ा तो उत्तर कितना आएगा, 22। 10 सम है, 12 भी सम है। सम का जोड़ भी क्या होता है, सम संख्या होता है। सम संख्या तो समझते हैं ना, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है, और विषम संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो 22 में भी 2 का भाग जा रहा है, 6 में भी 2 का भाग जा रहा है। और ले लीजिए कोई भी, 16 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, इनको जोड़ के देखिए उत्तर हमेशा कैसा आएगा, सम आएगा। तो 16 प्लस 18 कितना हो गया हमारे पास, 34। तो सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं, उत्तर हमेशा कैसा आता है, सम। अर्थात अब मुझे बताना, 6Q प्लस 6Q कैसा है, सम है ना, अभी हमने बताया 6Q कैसा है, सम। प्लस अब हमारे पास संख्या क्या क्या बनी थी, ये देखो, 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5। तो अब हमने क्या किया, 6Q प्लस 2 को लिया और 6Q प्लस 4 को लिया। किसको लिया हमने, 6Q प्लस 2 को लिया, 6Q प्लस 4 को लिया। दोनों कैसे होंगे बताओ, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 2 तथा 6Q प्लस 4। 6Q कैसा है, सम। 2 कैसा है, सम। यानी इन दोनों का जोड़ भी कैसा होगा, सम होगा। 6Q कैसा है, सम। 4 भी कैसा है, सम। और इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा, सम।
सम सम का जोड़ सम संख्या होता है, सम सम संख्या का जोड़ सम संख्या होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 क्या हो गया, ये सम संख्याएं हैं। क्या है ये दोनों, सम संख्याएं हैं। हम यह भी जानते हैं कि तथा हम यह भी जानते हैं कि, क्या जानते हैं, सम संख्या प्लस प्लस। अब जगह की कमी हो रही है तो नीचे शायद आपको दिख रहा होगा, एक लाइन लिखनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं, सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर उत्तर कैसा होता है, चेक कर लिया जाए। सम संख्या में विषम संख्या जोड़े तो उत्तर कैसा होता है, चेक करिए, चेक करते हैं। चलो ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे। देखिए यहां पे हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि हमें q का मान नहीं पता है, q बराबर 1 है कि 2 है, लेकिन हम ये जानते हैं q का मान कुछ भी हो उत्तर हमेशा कैसा आएगा, सम। सम में सम जोड़ोगे उत्तर कैसा आएगा, सम। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सम संख्या लेते हैं 2, विषम संख्या कितनी ले, 3 ले ले, विषम संख्या हमने ली 3, दोनों का जोड़ कैसा आ गया 5, यानी कि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ी उत्तर कैसा आ गया, विषम। देखिए 2 कैसा है, सम, 3 कैसा है, विषम, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, उत्तर कैसा आ गया, विषम आ गया। आ रही बात समझ में। कोई सी भी संख्या लो, पहली संख्या सम लेनी है, मान लीजिए 14 ले लिया, प्लस अब एक विषम संख्या लो 7, दोनों का जोड़ कितना आ गया 21। तो 14 कैसा है, सम, 7 कैसा है, विषम, तो सम प्लस विषम उत्तर कैसा आया, विषम। 21 विषम होता है ना, यानी हमें एक बात पता लगी, सम संख्या प्लस विषम संख्या उत्तर कैसा आएगा हमारे पास, विषम संख्या। उत्तर हमारे पास कैसा आएगा, विषम संख्या। अर्थात हम क्या कह सकते हैं बताओ, अर्थात मुझे बताना 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम होंगे कि नहीं होंगे। 6q तो क्या है, सम, 3 क्या है, विषम। सम और विषम दोनों का जोड़ कैसा आएगा, विषम। अर्थात 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो सवाल एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था। हमें दिया गया था, दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। तो हमने क्या किया, माना b बराबर 6। b बराबर 6 कैसे पता लगेगा, क्या दिया हुआ है 6q, और हम क्या पढ़ते हैं bq 6q, bq 6q, यानी कि b बराबर कितना हो गया 6। b बराबर 6, तो r के संभव मान क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि मैंने कल समझाया था r का मान क्या होता है, b से हमेशा 1 कम होता है। होने के बाद बनने वाली संख्याएं, उसके बाद में q के प्रत्येक मान के लिए 6q क्या होगा, सम करके बता दिया। q की जगह आप चाहे विषम लिखो चाहे सम, 6 से गुणा करने के बाद उत्तर हमेशा कैसा आएगा, सम, यानी कि 6q हमेशा कैसे हो गया, सम। फिर हम जानते हैं सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो उत्तर कैसा आता है, सम, यानी 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 कैसी संख्याएं हो गई, सम संख्याएं। तो इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ो तो उत्तर कैसा आता है, विषम संख्या आता है। उत्तर हमेशा कैसे आता है, विषम संख्या आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 कैसी संख्याएं, विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इसके साथ आज हमारा भाग 2 खत्म होता है, जिसमें हमने एनसीईआरटी 1.1 का पहला सवाल किया और दूसरा सवाल किया। अगले भाग 3 में हम इसके आगे के सवाल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सभी को बताएं, अपने साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी बताएं कि यहाँ पर
SBN.online स्टडी में, जो कि हमारा चैनल है, SBN.online स्टडी पर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस जो हैं चैप्टर वाइज रेगुलर स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सभी को बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, खुश रहें, बाय बाय, टाटा।